जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये तू क्या कर रही है रागनी? नेहा का फिर से विवाह? तू जानती नहीं कि हमारे समाज में विधवा विवाह स्वीकार्य नहीं है, और फिर लोग क्या कहेंगे? माधव जी बेटी पर चिल्लाए। लेकिन पापा, ये भी तो सोचिए, अब कुछ सोचना समझना नहीं है, कहकर वे टहलने के लिए चले गए। नेहा रागनी की भाभी और माधव जी की बहू थी। 4 साल पहले नेहा के भाई ऋषभ से उसका ब्याह हुआ था। माधव जी सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे। अपनी सीमित तनख्वाह में ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद रागनी का विवाह अपने परिचित के बैंक कर्मी बेटे से कर दिया। लेक्चरर ऋषभ ने जब अपने मित्र की बहन नेहा को पसंद किया तो उसके सरल हृदय माता पिता ने सहर्ष नेहा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। रागनी और नेहा में उम्र का फासला न होने के कारण दोनों ननद भाभी कम, सहेलियां अधिक थी। परिवार के स्नेह और पति के प्यार में 1 वर्ष कैसे बीत गया नेहा को पता ही नहीं चला। एक दिन नेहा किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया। सब लोग घबरा गए कि नेहा को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सास नंदा जी से जी मित्राने की शिकायत की तो उनकी अनुभवी आंखों ने समझ लिया कि उन्हें दादी कहकर पुकारने वाला आने वाला है। ऑफिस से आने के बाद ऋषभ नेहा को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने चेकअप करके नेहा की प्रेगनेंसी कंफर्म की तो ऋषभ की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी नेहा का बहुत ख्याल रखते थे। रागनी भी बुआ बन रही थी। उसने तो अपनी माँ से कह दिया था कि तुम्हें पोता हुआ तो गले का हार लिए बिना भतीजे को गोद में नहीं लूंगी। तब ऋषभ ने कहा था, माँ को क्यों कहती हो रागू, तेरा भाई अभी है ना, फिर ना जाने कैसे। इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। नेहा की प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था। नेहा का जन्मदिन भी निकट था। ऋषभ उसे उपहार में हीरे की अंगूठी देना चाहता था। जन्मदिन से 2 दिन पहले दोनों ज्वेलर्स के पास गए। अंगूठी का ऑर्डर देकर दोनों ने टिक्की चाट खाई, कॉफी पी और रेस्टोरेंट से निकलकर ऋषभ अपनी कार पार्किंग से निकालने जा ही रहा था कि तेजी से आती एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। नेहा ऋषभ के पास जाने को दौड़ी तो उसे ठोकर लग गई। वह दर्द से कराह उठी। लोगों ने उसके घर खबर की और एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बेटे बहू की हालत देखकर नंदा जी तो रोने लगी। माधव जी पत्नी को ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर तो वे स्वयं भी रो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर को निकलते देख रागनी दौड़ी। डॉक्टर साहब भैया सॉरी, आपके भाई को तो हम बचा नहीं सके। और क्या? रागनी चीखी। नेहा का बच्चा भी नहीं रहा। रागनी के कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर बोले और अपने कमरे में चले गए। पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया था। माधव जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत, हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखाए। नेहा की आंखों से तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिन तो जैसे तैसे वह काट लेती, लेकिन रात उसका अपना ही कमरा उसे काट खाने को दौड़ता था। कुछ दिन पहले ही तो ऋषभ उससे कह रहा था कि बेटा हुआ तो रो अक्षर से नाम रखेंगे और बेटी हुई तो 9 अक्षर से, लेकिन अब तो सब खत्म। वह सिसकने लगती। 6 महीने तक माधव जी अपने दफ्तर जाते रहे तो बहू की मन स्थिति से अनजान रहे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद सुबह से शाम तक नेहा उनकी आंखों के सामने रहती। दिन भर पापा जी कहने वाली अपनी बहू को एक पत्थर की मूरत बनते देख उनका कलेजा बहुत दुखता था। चाहते थे कि वह सबसे मिले जुले, पहले की तरह ही हंसे बोले। रागनी के देवरानी की गोद भराई थी। माधव जी सब परिवार गए थे। रागनी ने नेहा को भी तिलक लगाकर बधाई देने को कहा तो वहां बैठी महिलाओं में से एक ने झट से कहा, अरे ये क्या आप शगुन कर रही हो रागनी? इसने तो पति बच्चे दोनों को। आगे नेहा सुन नहीं पाई। घर आकर वह बहुत रोई और तब माधव जी ने एक निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने नेहा से कहा कि अपने सभी सर्टिफिकेट्स तैयार कर लो। मेरे एक मित्र के स्कूल में टीचर की वैकेंसी है, आज चलकर मिल लेते हैं। स्कूल जाने और बच्चों के बीच रहने से नेहा फिर से हंसने बोलने लगी थी।
सुबह सास का हाथ बटा देती थी और स्कूल से आकर उन्हें आराम करने को कह देती। रागनी आती तो उससे स्कूल और अपने विद्यार्थियों की ढेर सारी बातें करती। नेहा के स्कूल में ही आदित्य भी गणित पढ़ाते थे। बच्चों की पिकनिक पर ही उसकी आदित्य से मुलाकात हुई थी। एक दो मुलाकातों के बाद नेहा ने उन्हें अपने बारे में बताया। तब आदित्य ने भी बताया कि वह एक अनाथालय में पला बड़ा है। आज भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उस अनाथालय को देकर वह अपना फर्ज पूरा कर रहा है। एक दिन ऑटो रिक्शा की हड़ताल थी तो आदित्य नेहा को अपनी स्कूटी से ड्रॉप करने आ गया। नंदाजी ने देखा पर कुछ कहा नहीं। लेकिन जब अगले दिन भी नेहा आदित्य के साथ आई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रागनी से कहा कि आग को हवा देने से घर जलने का डर रहता है। रागनी बोली, माँ आप तिल का तार मत बनाइए, मुझे नेहा से बात तो करने दीजिए। रागनी ने उससे पूछा कि आदित्य तुम्हें पसंद है, विवाह करना चाहती हो? जवाब में नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने अंगूठे से जमीन कुड़ेदती रही। रागनी समझ गई वह आदित्य से भी मिली और तब उसने दोनों को मिलाने का निश्चय किया। अपने पिता से उसने यही कहा कि दोनों अकेले अकेले अधूरे हैं, दोनों मिल जाएं तो पूरे हो जाएंगे। फिर जब तक आप हैं नेहा सुरक्षित है, लेकिन फिर इसलिए आप आदित्य के साथ नेहा का विवाह करा दे तो। लेकिन माधव जी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपना फैसला सुनाकर चले गए। नेहा खुश हो गई थी, लेकिन ससुर की बातें सुनकर फिर से वह दुख के गहन अंधेरे में डूब गई और जब रागनी को देखा तो उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। आंसुओं से तर नेहा का चेहरा देखकर रागनी की आंखें भी नम हो गई। उसने इतना ही कहा, धीरज रखो नेहा, मैं हूं ना। कुछ दिनों के बाद माधव जी को पता चला कि उनके मित्र श्याम किशोर के छोटे बेटे का देहांत हो गया। सुनकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। उनसे मिलने गए तो श्याम किशोर मित्र के गले लगकर रोने लगे। रोते हुए कहने लगे कि बहू ने तो अभी जिंदगी का कोई सुख देखा भी नहीं था कि कुदरत ने उसके सभी रंग फीके कर दिए, उसका जीवन। तब माधव जी बोले, दुखी ना हो, बहू का फिर से विवाह करा देना। अच्छा, मुझे तो नसीहत दे रहे हो तो खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते? माधव जी चुप रह गए। अपने घर आकर रात भर करवटें बदलते रहे। पत्नी बोली, क्यों परेशान हो रहे हैं? रागनी की बात क्यों नहीं मान लेते? आखिर अच्छी जिंदगी जीने का हक तो नेहा का भी है। जरा सोचिए, हमारे बाद उस मासूम का क्या होगा? नेहा का घर फिर से बस जाए, वही तो हमारा तीरथ होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अब कुछ मत सोचिए और कल जाकर आदित्य से बात कीजिए। सुबह सुबह ही माधव जी ने फोन करके बेटी को खुशखबरी सुनाई। आदित्य से मिले और बोले कि तुम्हारी कोई इच्छा या डिमांड हो तो। एक ही इच्छा है कि मैं आपको माँ बाबूजी बोलूं और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। कहकर आदित्य माधव जी के चरण स्पर्श करने को झुका तो उन्होंने आदित्य को अपने सीने से लगा लिया। विवाह में श्याम किशोर भी शरीक हुए। उन्होंने माधव जी से क्षमा मांगी तो वो हंसते हुए बोले, मित्र, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, तभी तो आज यह शुभ दिन आया है। श्याम किशोर बोले, अगले माह मेरे घर भी बारात आएगी और बहू को बेटी बनाकर विदा करूंगा, आप जरूर आइएगा। भाई वाह, हाँ हाँ करके माधव जी हंसने लगे। तभी दुल्हन बनी नेहा और दूल्हा बना आदित्य उनसे आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगाते हुए भाव विभोर हो उठे और उनकी आंखें छलक उठी। परंपराएं और रीति रिवाज जीवन में खुशियां देने के लिए होती है। अगर उनसे अपनों के जीवन में दुख और अंधकार छाने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए। जब उजड़ी हुई बगिया को फिर से हरा भरा किया जा सकता है तो मानव जीवन को क्यों नहीं। इसी विचार को मानते हुए माधव जी ने अपनी विधवा बहू का पुनर्विवाह कराकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।